हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे इंग्लिश लिटरेचर में पोएट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल का फर्स्ट पार्ट। व्याट एंड सरे इंट्रोड्यूस द सोनेट विद इट्स मेट्रिकल राइम स्कीम। इस टाइम पे वाट और सरे ने अपना सोनेट इंट्रोड्यूस किया। उसी समय से सोनेट का ट्रेंड चला लिटरेचर में। The period following the death of Geoffrey Chaucer witnessed a wide range of political changes। और इस समय जोफ्री चौसर की डेथ हुई थी और बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए थे। हेनरी फिफ्थ क्राउन्ड एज द किंग इन 1413। 1413 में हेनरी फिफ्थ को एज अ किंग बना दिया गया। द इंग्लिश आर्मी अचीव्ड अ मेजर विक्ट्री एट द बैटल ऑफ एगिनकोर्ट इन 1415। और इसी टाइम में इंग्लिश आर्मी ने एक बैटल भी जीता, वो था बैटल ऑफ एगिनकोर्ट। 5 years later, by the Treaty of Troyes, France accepted all the demands of the English king। और एक ट्रिटी पास हुई 5 साल बाद, ट्रिटी ऑफ ट्रॉयज। इस टाइम फ्रांस ने इंग्लिश किंग्स की जितनी भी डिमांड्स थी उन सबको एक्सेप्ट कर लिया। आफ्टर द डेथ ऑफ हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स बिकेम द किंग। हेनरी फिफ्थ की डेथ के बाद हेनरी सिक्स जो है वो राजा बना। यूरोपियंस मेड फ्यू एडवांसेस इन साइंस एंड आर्ट। और इस टाइम पे यूरोपियंस भी बीच में आए, उन्होंने कुछ एडवांसेस किए साइंस और आर्ट में। इट इज ऑल्सो नोन एज डार्क एज। इस एज को डार्क एज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि द एरा इज ऑफन ब्रांडेड एज अ टाइम ऑफ वॉर। डार्क एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे कोई भी ओरिजिनल वर्क नहीं इंट्रोड्यूस किया गया, जितनी भी थी वो इमिटेशंस थी, इसीलिए इसको डार्क एज कहा जाता है। और इस टाइम पे बहुत ज्यादा वॉर भी हुआ, इग्नोरेंस, फेमाइन एंड पेंडेमिक्स। ड्यूरिंग 15th सेंचुरी रेनेसा आइडियाज स्प्रेड फ्रॉम इटली टू फ्रांस। अब रेनेसा के जितने भी आइडियाज थे वो इटली से फ्रांस तक स्प्रेड हो गए 15th सेंचुरी में, मतलब वहां तक फैल गए। एंड देन थ्रू आउट वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न यूरोप, मतलब इन सारी जगहों पे फैल गए। ह्यूमनिज्म encouraged Europeans to question the role of the Roman Catholic Church during Renaissance। अब यूरोपियंस को एनकरेज किया गया कि भाई जो भी रोमन कैथोलिक चर्च में जो भी चल रहा है उस पर आप क्वेश्चनिंग करो, क्योंकि उस टाइम जो चर्च था वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जो सोसाइटी में हाई स्टेटस पे थे, ठीक है। तो वहां पे कैसी प्रैक्टिसेस चल रही थी इस चीज के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चनिंग की गई। As more people learned how to read, write and interpret ideas, they began to closely examine and criticize religion as they knew it। अब क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ने लिखने लग गए थे तो वो अपने तरीके के जो है इंटरप्रेट करने लगे आइडियाज को, क्रिटिसाइज करने लगे रिलीजन को, कि चर्च में सिर्फ वही लोग क्यों आएंगे जिन्हें लैटिन भाषा पता है ना, और लोगों, क्योंकि रिलीजन तो सबके लिए सेम है, तो ये बाइफर्केशन नहीं होना चाहिए। चेंजिंग ट्रेड रूट्स लेड टू अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन। और यहाँ पे जितने ये जो रूट्स चेंज कर दिए, ठीक है, ट्रेड के, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमी गिर गई। अब लिटरेचर ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल, इस टाइम की लिटरेचर की बात करेंगे। ये था इंट्रोडक्शन। द फोकस वॉज ऑन क्लासिकल लर्निंग। फोकस था क्लासिकल लर्निंग पे। एंड दिस प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ नेटिव लिटरेचर। और इससे क्या हुआ कि जो नेटिव लिटरेचर थी उसकी ग्रोथ नहीं हो पाई। मेट्रिकल रोमांसेस कंटिन्यूड टू बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच होमिलीज एंड सेंट्स। और जितने भी मेट्रिकल रोमांसेस थे वो फ्रेंच होमिलीज और सेंट्स से सिर्फ ट्रांसलेट किए गए। नाउ पोएटिक ट्रेंड्स इन द एज ऑफ रिवाइवल। अब इस टाइम पे कौन कौन सी पोएट्रीज जो थी वो प्रेवलेंट थी वो हम देखते हैं। द पेस्टरल, एलिगरी, बैलेड्स, सेटायर एंड डिक्टेटिज्म। ये तीनों तरीके की पोइट्रीज जो थी वो काफी ट्रेंड में आई इस टाइम पे। पेस्टरल पोइट्री, अब हम देखेंगे क्या होता है। अ पोइट्री दैट एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। इंसान और प्रकृति के बीच में जो पोइट्री रिलेशनशिप बता सके, एक्सप्लोर कर सके, वो होता है पेस्टरल पोइट्री। The pastoral mode became an important vehicle for satire of court and urban life। और ये एक ऐसा माध्यम हम कह सकते बन गया था
जिससे कि हम कोर्ट और अर्बन लाइफ को सेटायर कर सकते थे। ठीक है, दिस वाज द मीडियम। Alexander Barclay was the first to use this mode in 14th century. पेस्टोरल पोइट्री यूज करने वाले अलेक्जेंडर बार्कले सबसे पहले पोइट थे एंड वॉज लेटर डेवलप्ड बाय स्पेंसर इन 16th सेंचुरी। और इसके बाद 16th सेंचुरी में पेस्टोरल पोइट्री स्पेंसर ने यूज करी। ही प्रोड्यूस्ड 5 इक्लॉग्स। अलेक्जेंडर बार्कले ने 5 इक्लॉग्स प्रोड्यूस करे। नाउ एलिगरी, दिस इज अ टाइप ऑफ पोइट्री इन विच अ टाइप ऑफ एक्सटेंडेड मेटाफर where the characters, places and objects in a narrative have figurative meanings। ये इस तरीके की पोइट्री होती है जहाँ पे जो मतलब कि बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता है, कैरेक्टर्स, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको नैरेट और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं नैरेटिव्स में उनको कुछ मीनिंग से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, द गोल ऑफ एलिगरी इज टू कन्वे हिडन मीनिंग। मेन गोल होता है इस पोइट्री का हिडन मीनिंग को कन्वे करना। Chaucer's allegorical poetry was imitated by the English Chaucerians and Scottish Chaucerians। और चौसर की जितनी भी पोएट्री थी उनको दो ग्रुप ऑफ पोएट्स ने बहुत ज़्यादा इमिटेट किया, वो थे इंग्लिश चौसेरियंस एंड स्कॉटिश चौसेरियंस। हम आगे करेंगे अलग अलग से कि इंग्लिश चौसेरियंस कौन से थे एंड स्कॉटिश चौसेरियंस कौन से थे। नाउ बैलेट्स। Narrative poetry of usually folk origin became popular during 15th century। अब इस टाइम पे नैरेटिव पोइट्री मतलब गा गा के ये पोइट्री सुनाई जाती थी जिसको बैलेट कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई 15th सेंचुरी में। कुछ पॉपुलर बैलेट्स हैं द वाइफ अशर्स वेल, चेवी चेज, लॉर्ड रेंडल। सटायर एंड डिक्टेटिज्म, it is the poetry which employs a method to ridicule and criticize human behavior। जिससे हम किसी भी human behavior को criticize कर सकते हैं and that aims to teach, inform and improve। तो सटायर का मतलब तो हम किसी चीज़ को जब criticize कर सकते हैं, and dictatism का मतलब है यहाँ पे कि जब हम कोई एक इस एम से पोइट्री बनाते हैं जिसमें हम कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या कुछ चीज़ टीच करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं या कुछ चीज़ इम्प्रूव करना चाहते हैं रीडर्स में, रेदर देन जस्ट एंटरटेन। क्योंकि पोइट्री का मतलब मेन होता है कि एंटरटेन करना, लेकिन उससे हटके जब हम कुछ चीज़ इन्फॉर्म करना चाहते हैं, कोई चीज़ बताना चाहते हैं, तो वहाँ पे पोइट्री आती है डिक्टेटिज्म। Barclay's Ship of Fools saw world as a collection of fools। Skeleton's Bow of Court satirized contemporary court life। Thank you।